नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित अवस्थी सर, विचित्रमणि सर, अखिलेश शर्मा सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। और कैमरे के पीछे कानन पात्रा सर हैं। तो आज की चर्चा मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज बोलेंगे अखिलेश सर ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आई है और बीजेपी ने आज 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नाम है, कुछ बड़े नाम जो किरण खेर थे उनका नाम काट दिया गया है। क्या कारण रहे? 9 नाम है, तो 10वीं लिस्ट है, 9 नाम है टोटल। और एक जो पवन सिंह की सीट थी जिसपे काफी विवाद चल रहा था, आसनसोल वाली, वहां पे भी एक नया उम्मीदवार उतारा गया है। इस सीट में, इस पूरी लिस्ट में आपको सबसे खास नाम कौन सा लगा इस पूरी लिस्ट में? धन्यवाद अश्विन। तो आज जो बीजेपी की सूची आई है, ये 10वीं सूची है। बीजेपी ने अभी तक 10 सूचियां जारी की हैं लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की, और अभी तक जो बीजेपी ने 427 नाम इसमें घोषित कर दिए हैं। और अगर हम मोटे तौर पर दर्शकों को बताएं तो करीब 110 जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट बीजेपी ने काट दिए। तो ये आंकड़ा का आप समझ सकते हैं कि 290 में से 110, तो आप तो आंकड़ों के जादूगर हैं, आप बता सकते हैं कि 30% के करीब पहुंच गया, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 2019 में भी मोटे तौर पर करीब करीब इतना ही आंकड़ा था। तो बीजेपी जो पिछली बार था उसी आंकड़े की तरफ पहुंचती दिख रही है। और जो दूसरी बात आपने कही है, इसमें 10वीं सूची में 9 नाम हैं, 9 सीटों के नाम घोषित किए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 सीटों का घोषणा की गई है, एक चंडीगढ़ और एक जो है पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट की घोषणा की गई है। अब इसमें दिलचस्प नाम क्या है? आसनसोल से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनके खिलाफ एसएस अहलूवालिया जी को उतारा है। एसएस अहलूवालिया जी का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, सब उनको जानते हैं कि वो कौन है। बीजेपी में वो तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लड़ रहे हैं। और मजे की बात यह कि वो हर बार जो नई सीट से लड़ते हैं। पहली बार दार्जिलिंग से लड़ा था, पिछली बार पहली बार, और दूसरी बार उन्होंने जो लड़ा है वो दुर्गापुर सीट से लड़ा, और इस बार वो आसनसोल सीट से लड़ रहे हैं। तो हर बार उनकी सीट बीजेपी बदल देती है, क्योंकि हर बार ही लगता है शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उनको टिकट मिल ही जाता है। अब देखो आप, इसमें किस्मत कहाँ, जो आपने पवन सिंह का नाम लिया, कहाँ तो आसनसोल से पवन सिंह का नाम अनाउंस हो गया था, कहाँ पवन सिंह का वो वीडियो आया, और कहाँ वीडियो आने के बाद पवन सिंह ने खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हालांकि अब वो कह रहे कि मैं काराकट से चुनाव लड़ूंगा। तो ये पवन सिंह की कहानी है। अब जो आपने दूसरी बात, काराकट से बीजेपी नहीं, निर्दलीय लड़ेगा, लेकिन लड़ना था, उन्होंने कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो काराकट से चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा। तो ये तो बात हो गई आसनसोल की और एसएस अहलूवालिया जी की। अब हम बात कर लेते हैं कि किसके नाम कटे हैं बड़े। इसमें जो ये 9 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए, इनमें से 4 मौजूदा उम्मीदवारों के सांसद जो थे उनके टिकट बीजेपी ने काट दिए। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। किरण खेर, जो मशहूर अभिनेता जो है अनुपम खेर, उनकी पत्नी है, 2 बार लगातार सांसद रही चंडीगढ़ से, उनका टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया। खुद भी किरण खेर बहुत बड़ी अभिनेता हैं, हमें यह परिचय नहीं देना चाहिए कि अनुपम खेर की पत्नी है, बल्कि खुद भी उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है, और वो 2 बार सांसद रही, इस बार उनका टिकट काटा। इसके मुझे लगता है पीछे वजह ये भी है कि किसको दिया सर उस सीट पे? संजय टंडन कौन है? ये वहाँ के मेयर रह चुके हैं। अच्छा। और इनके पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फैमिली के बिलोंग करते हैं, और काफ़ी पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, तो इनको यहाँ से टिकट दिया गया। 5 या 6 बार विधायक। अच्छा, गवर्नर भी बाद में रहे हैं, तो ये वहाँ से उनको टिकट दिया गया। अब इसमें ये ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी को पूरी एम्बेरसमेंट हुआ, मुझे लगता है कि वो शायद एक कारण रहा होगा। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि 7 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। यहाँ पर भी टिकट काटे गए हैं। बलिया, विचित्रमणि जी ज़्यादा इजारे बताएंगे कि क्या है, लेकिन खबर मैं दे देता हूँ, विश्लेषण भी कर लेंगे। हाँ, आज तो पूरा बलिया का पूरा बलिया के बागी की तरह पूरा बताएंगे कि क्या है। बलिया और गाजीपुर, ये सब बिल्कुल हमारे अगल बगल की सीटें हैं। तो वीरेंद्र का ऐलान हुआ है। बिल्कुल। वीरेंद्र मस्त जो है उनका टिकट बीजेपी ने वहाँ पर काट दिया है, और वहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जो बेटे नीरज शेखर, उन्हें टिकट दिया है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यही कारण था जिसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। उसका तो बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा दी थी, लेकिन एक बार फिर से अब वो लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का टेन्योर बाकी है अभी बाकी है, 2 साल बाद अभी बाकी है, लेकिन अभी इसी दौरान, क्योंकि उनकी इच्छा बहुत थी, पिता की लेगेसी और वो सब के चलते वो लड़ना चाहते थे बलिया से, तो बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको एडजस्ट किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी एक दिक्कत बाद में 4 बार के एमपी थे मस्त साहब। हाँ, मस्त साहब 4 बार, लेकिन अलग अलग जगहों से थे, ये बलिया से नहीं थे। बलिया से पहली बार वो एमपी बने थे, बाकी मिर्जापुर, भदोई, वैसी जगहों से। तो मुझे लगता है बीजेपी को हो सकता है वहाँ पर दिक्कत आए, क्योंकि मस्त साहब की क्या रिएक्शन होगी ये देखने की बात होगी। इसके बाद
इलाहाबाद सीट की बात कर लेते हैं। वहाँ से रीता बहुगुणा जोशी, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और वहाँ से केसीनाथ त्रिपाठी जी के जो बेटे हैं उनको टिकट दिया है, नीरज त्रिपाठी को वहाँ से टिकट दिया है। इसके बाद फूलपुर से बीजेपी ने केशरी देवी पटेल, मौजूदा सांसद थी, उनका टिकट काट दिया, उनकी जगह प्रवीण पटेल को दिया है। और इसके साथ ही 2 टिकट जो है रिपीट किए हैं, कौशाम्बी से विनोद सोनकर और मछली शहर से बीपी सरोज, इनको रिपीट किया गया है। और मैनपुरी से जहाँ से कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव अभी सांसद हैं, उन वहाँ से बीजेपी ने जयवीर सिंह, जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, जयवीर सिंह ठाकुर, उनको उम्मीदवार बनाया। और गाजीपुर, जहाँ की बात विचित्रमणि जी कर रहे थे, वहाँ से पारसनाथ राय को टिकट दिया। तो कुल मिलाकर के ये बीजेपी की आज की सूची है, जिसमें कि 9 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। इनमें से 4 के टिकट काट दिए गए मौजूदा सांसदों के, और SS अहलुवालिया को आसनसोल से दिया गया शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। अब इसमें 5 सीटें अभी भी यूपी की हैं जिनके उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। उनका बता देता हूँ, कैसरगंज, रायबरेली है, यहाँ से कि उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ फिरोजाबाद भी है, और भदोही और देवरिया, ये 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने अभी घोषित नहीं किया। और कैसरगंज में बोला गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कि उनके परिवार से किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे, इसलिए इसको अभी तक होल्ड पे रखा हुआ है। विचित सर, पूरी लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिनमें परिवारवाद वाला जो संबंध है, जो बीजेपी बार बार उठाती है कांग्रेस के लिए, खुद भी उस फांसे में नजर आ रही है कि इलाहाबाद की सीट हो गई और दूसरी सीट हो गई आपके पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह वाली सीट। बलिया, इलाहाबाद, प्रयागराज, बलिया, इलेक्शन कमीशन इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद है, इसलिए इलाहाबाद ही कहना चाहिए, संसदीय सीट इलाहाबाद है। हाँ, क्योंकि इतना लोग डरा दे रहे हैं ना कि आप इलाहाबाद कह देंगे तो आप जो है इस देश की राष्ट्रवाद के दृष्टि से अछूत हो जाएंगे। औरंगाबाद कहेंगे, संभाजीनगर कहेंगे, संभाजीनगर कहिए, लेकिन सीट के हिसाब से तो और नहीं। तीसरा अभी जो संजय टंडन की बात हुई, उनके पिताजी भी, सर ने बताया भी कि वो गवर्नर थे और उससे पहले वो 5 या 6 बार के विधायक रहे हैं वहाँ, तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। तो देखिए, वंशवाद क्या है कि सारी चीजें अपने हिसाब से तय होती हैं। राग दरबारी के उपन्यास के ट्रक की तरह, कि हमको अगर फैसला करना है कि ट्रक बीच सड़क पर खड़ी है, तो मान लीजिए ट्रक खड़ी है, तो जो सड़क पर खड़ी ट्रक का सड़क पर खड़े ट्रक का जो पहिया खड़ा है, हम उसके हिसाब से तय करेंगे और कह देंगे कि ट्रक तो बीच सड़क पर खड़ा है। और अगर नहीं, हम किनारे बताना चाहेंगे तो जो किनारे की तरफ पहिया है उसको दिखाएंगे कि ये तो किनारे है। क्योंकि सांसद भी कोई मामूली पद नहीं होता है, ये नहीं कि पार्टी का अध्यक्ष बड़ा पद होता है, तो सांसद भी इस देश में की सबसे बड़ी पंचायत का वो सदस्य है, वो संविधान, वो कानून निर्माता है, वो तय करेगा कि कैसे यह देश चलेगा, तो कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें हमें लगता है कि बलिया सीट पर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपना उम्मीदवार बदला है। 2014 में भरत सिंह को लड़ाया था, 19 में उनको बदल दिया, 19 में वीरेंद्र सिंह मस्त को लड़ाया, उनको बदल दिया, अब नीरज शेखर को दिया है। बलिया सीट बहुत एक तरह से देखें तो बहुत आसान सीट कभी नहीं रहा किसी के लिए भी। चंद्रशेखर को, जो जिनकी एक राष्ट्रीय छवि थी, प्रधानमंत्री भी थे, जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, एक बागी नेता का तेवर था, सब कुछ था, बावजूद इसके वो कोई बहुत अच्छे मार्जिन से नहीं जीतते थे, और वो भी मुलायम सिंह यादव के कारण जीतते थे। मुलायम सिंह यादव अगर उनको सपोर्ट नहीं करते तो एक भी चुनाव जीत नहीं पाते। ये तो है, क्योंकि वहां पर वही बात रायबरेली और अमेठी के लिए कह सकते हैं। नहीं, रायबरेली अमेठी में नेहरू गांधी परिवार का जो प्रभाव था वो दूसरी तरह का था। बलिया में चंद्रशेखर के साथ वो चीज नहीं थी। चंद्रशेखर का व्यक्तिगत प्रभाव अपना जो भी था वो तो था ही, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव से ही आप वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे वहां पे। इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली में ये था कि कुछ भी आंधी तूफान आए, 177 को छोड़ दें, वो जो एक अभेद्य दीवार थी, उस दीवार को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। 2014 में ये लोग भले जीत गए, लेकिन 2019 आते आते आधा तो धराशायी ही कर दिया अमेठी से। तो बलिया में एक चीज तो ये, जैसा ये अखिलेश जी ने कहा कि भाई नीरज शेखर को लगता है कि हम पिता की विरासत को आगे बढ़ाएं। चूंकि वंशवाद की बात हुई है, तो एक किस्सा एक दिन मैं चर्चा कर भी रहा था सुमित जी से कि चंद्रशेखर के एक बेटे ने, 2 बेटे हैं, दूसरे बेटे ने जब वो अभी ये थे, उनको SPG सिक्योरिटी मिली हुई थी, तब की बात है, उसने कहा कि
आप हमें कहीं से टिकट दिलवा दीजिए, चाहे वो बीजेपी से या समाजवादी पार्टी या कहीं से, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। तो चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं करने जाऊँगा किसी के लिए, तुम अपना रास्ता अपने देखो। तो उन्होंने तैश में कहा कि आप मेरे लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं, क्या छोड़ कर जाएंगे। तो उन्होंने जो एसपीजी सिक्योरिटी वाला खड़ा था, जो भी वो जवान था, उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उसने जो भी बताया तो इन्होंने कहा कि अपने बेटे से कि तुम जानते हो इनके पिताजी कौन हैं। तो उसने कहा कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि मैं यही तुमको दे के जा रहा हूँ कि जब मैं कहीं जाओगे तो तुमको ऐसा जवाब नहीं सुनने को मिलेगा जब अपने पिता का नाम बताओगे। तो नीरज शेखर को ऐसा जवाब सुनने को नहीं मिला, इसीलिए उनको समाजवादी पार्टी से भी टिकट मिला और आज बीजेपी से भी मिल गया। और हमने नीरज शेखर का ही एक इंटरव्यू काफ़ी पहले पढ़ा था, जब वो इसमें आए थे, राजनीति में आए थे अपने पिता के मरने के बाद। तो बोले कि उसके बाद जितने नेता आए, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों और समाजवादी पार्टी के, सबने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम पार्टी का टिकट देने को तैयार हैं। फिर उनसे जिसने इंटरव्यू किया था पूछा, फिर आप समाजवादी पार्टी से ही क्यों लड़े। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से मैं इसलिए लड़ा कि मुलायम सिंह यादव इकलौते नेता थे जिन्होंने कहा कि आपको लड़ना हो मेरी पार्टी से तो लड़ो, और मेरी पार्टी से नहीं भी लड़ोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगा, किसी भी पार्टी से लड़ोगे तो मैं उनका ये जो सहयोग की भावना थी वो बहुत स्पर्शी थी, इसलिए मैं उनकी पार्टी में 2014 में वो चुनाव हार गए मोदी लहर में। उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने उनको राज्यसभा में भेजा। 2019 में उनको वहाँ टिकट नहीं मिला, वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन ये भी सही है कि टिकट नहीं मिलने की नाराजगी थी, लेकिन ये भी सही है कि वो अगर 2020 में जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता, उस समय समाजवादी पार्टी इस हैसियत में नहीं थी कि उनको दोबारा राज्यसभा में भेज पाती, तो उन्होंने अपना भविष्य देखा और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये तो हुई उनकी कहानी। दूसरी गाजीपुर की सीट, जो मैं इन्हीं दोनों की बात नहीं, सिर्फ गाजीपुर नहीं, सबकी बात नहीं, ये दोनों महत्वपूर्ण है। बाकी साथ नहीं है। नहीं। आपको मैं रोकूंगा एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये जो कहानी चल रही थी पूर्व प्रधानमंत्री की, तो मैं इसे में थोड़ा सा जोड़ दूंगा। अभी मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे विदा लूंगा कि बीजेपी में इस समय अधिकांश जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके कोई ना कोई जो वंशज है वो बीजेपी में है। राजा महाराजाओं के तो है, लेकिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री पर हम बात करें, चूंकि चंद्रशेखर जी की बात हो रही थी, तो पूर्व प्रधानमंत्रियों की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें अधिकांश के जिनके वंशज हैं। अब आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री, उनके तो नाती जो है वो बीजेपी में सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, वो विभाकर शास्त्री ने ज्वाइन किया, मंत्री रह चुके हैं। हाँ, विभाकर शास्त्री ने ज्वाइन किया। फिर आप आ जाइए HD देवेगौड़ा अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। हाँ, तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तो इसमें अधिकांश जो है वो आपको बीजेपी के साथ। तो ये परिवारवाद है कि नहीं, इसको आप चर्चा कीजिए। जान सकते हैं आप एक चीज बता के नहीं गए, रायबरेली का, और रायबरेली का क्यों अटका हुआ है और क्या है? क्योंकि कांग्रेस किसको खड़ा करती है ये देखेगी बीजेपी। अगर वहाँ से प्रियंका खड़ी होती है तो फिर उस हिसाब से बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार लाएगी। और अगर रॉबर्ट वाड्रा खड़े होते हैं, जो कि बार बार उनका बयान आ भी रहा है, नहीं, वो अमेठी से बोल रहे हैं, वो कभी नहीं बोल रहा। अमेठी, अच्छा अमेठी, तो अमेठी में तो बीजेपी घोषित कर चुकी है, तो वो फिर उसके हिसाब से बीजेपी नाम तो बता के जाइए ना, रायबरेली से जा सकते हैं। मुझे लगता है कोई बड़ा ही नाम आएगा। अगर कोई प्रियंका का अगर तो नहीं, या तो कोई यूपी सरकार के कोई मंत्री हो सकते हैं, उसी तरह से कोई नाम बीजेपी लेकर के आएगी। अब गाजीपुर तो बताइए। अच्छा, गाजीपुर में मैं एक देखिए, जाइए पास में आइए, कहाँ पुण्येंदु जी, ये कब अखिलेश जी का साइड कर दीजिएगा, अपना वाला कब। गाजीपुर के साथ क्या है कि अफजाल का वहाँ पर व्यक्तिगत प्रभाव भी है। मतलब मुख्तार अंसारी के बावजूद, मुख्तार अंसारी की छवि चाहे जैसी भी हो, उसके परिवार का असर है। दूसरी बात है कि वहाँ का चुनाव सही मायने में लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक इस संदर्भ में कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने वहाँ पर जिस जाति या जिस समुदाय का उम्मीदवार उतारा है, वो वोट के मामले में सबसे आगे नहीं है। वहाँ पर दलित हैं सबसे ज़्यादा, यादव हैं, लेकिन दोनों उम्मीदवार नहीं है। वहाँ पर भूमिहार इन्होंने उतारा है जिनकी आबादी 1 लाख से भी कम है, और मुसलमान समाजवादी पार्टी जिनकी आबादी 1.5 लाख, 1.25 लाख है। जबकि वहाँ पर इन लोगों से ज़्यादा आबादी वाले यादव हैं, करीब 4 लाख, दलित हैं वो भी करीब 4 लाख, ठाकुर हैं करीब 2 लाख, यहाँ तक कि कुशवाहा वहाँ से सांसद भी रहे हैं,
वो भी करीब 1.5 लाख के करीब है। तो ये है कि वहाँ पर अब लड़ाई में चूंकि लड़ाई बहुत अब ये देखना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अफजाल की तरफ झुकती हुई वो सीट दिख रही है। सुमित सर, क्या अब बहुत देर नहीं, सवाल ये है सर कि सवाल इसमें आज की लिस्ट में इतना खास इसलिए भी एक तो परिवारवाद जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग नाम है जो इलाहाबाद से जो सीट आई है, और एक दूसरा नाम है जो कैसरगंज गायब है अभी तक। कैसरगंज में हमने ये देखा, कल मैं ट्विटर पे भी देख रहा था कि ब्रजभूषण प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसा अखिलेश सर ने अभी बताया कि उनके परिवार से बात कही जा रही है, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि वो सीट पे ना उतार के कई सीटों पे जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला आसपास की सीटें, जैसे श्रीवस्ती सीट है जिसका आपने सुबह आज इंटरव्यू, श्रावस्ती जिसका आपने आज इंटरव्यू भी किया, उनके क्या नाम था उनका, साकेत मिश्र, तो उसमें भी परिवारवाद का आरोप लगता है, और आज की नाम में भी 2 परिवारवाद है, 3 है आज। देखो मैं हाँ, जैसे आज की जो 9 नामों की सूची आई ना, विचित्र जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 2 नाम तो तुरंत समझ में आते हैं, नीरज शेखर, चंद्रशेखर जी के बेटे बलिया से, और नीरज त्रिपाठी केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे, और तीसरा नाम चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ से जो टंडन साहब को मिला है टिकट, संजय टंडन, उनके बारे में कहा ना, उनके पिताजी 6-7 बार के विधायक थे, राज्यपाल रहे। तो लेकिन मैं, जैसे हम लोग इसके पहले भी बात कर रहे थे ना पूर्णेंदु के साथ और आपके साथ, परिवारवाद का जो इल्जाम कह लीजिए, परिवारवाद का जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो बीजेपी ने इतना बोल बोल के चिपका दिया है अपने विरोधियों पर कि बीजेपी पर चिपकता नहीं है। बीजेपी, जैसे अभी अखिलेश जी से उन्होंने पूछा, चले गए कि भाई ये तमाम एमपीज के, तमाम पीएम के बच्चे जो हैं, जो विरोधी पार्टी के पीएम थे, उनके बच्चे बीजेपी में आ चुके हैं, उनके अलायंस में आ चुके हैं या साथ में आ चुके हैं, तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? ये बड़ी क्रिटिकल चीज है। इसका जवाब समझ में नहीं आता है। भाई बीजेपी जब राजनाथ सिंह के बच्चों को आगे बढ़ाती है, पंकज को, तो परिवारवाद नहीं होता। अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे तो परिवारवाद नहीं होता। ऐसे बहुत से नाम है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का नाम उनमें दिया जा सकता है। अलाइज में अगर आप जाएं तो शिवसेना के साथ इतने साथ रही, शिवसेना परिवारवाद का एग्जाम्पल। अकाली दल के साथ इतने साथ बीजेपी रही, अकाली दल परिवारवाद का एग्जाम्पल। टीडीपी में जाइए तो वहां परिवारवाद है ना, एलजेपी में परिवारवाद। तो परिवारवाद का मतलब आप परिवारवाद के नाम पे, लेकिन कांग्रेस, लालू, मुलायम, ये 3 परिवार ऐसे बदनाम हो, कांग्रेस मतलब गांधी, ये 3 परिवार ऐसे इन पे चिपक। रामविलास पासवान का परिवार की चर्चा नहीं होती, देवेगौड़ा के परिवार की अभी नहीं चर्चा हो रही। परिवार के दोनों लोग इनके साथ हैं। चिराग पासवान भी है और चाचा भी हैं। चिराग ने जो टिकट दिए हैं, एक तो खुद वो लड़ रहे हैं हाजीपुर से, एक अपने बहनोई को जमुई से दी है। पहली रैली पीएम ने अटेंड की जाके। और अशोक चौधरी जो जेडीयू के मंत्री हैं, उनकी बेटी को भी टिकट दिया हुआ है, उसमें भी परिवार। हाँ, अशोक चौधरी की बेटी ना, श्याम बबी चौधरी। हाँ, श्याम बबी चौधरी। ये परिवार मोदी का परिवार है, मोदी परिवार, और दूसरे का परिवार व्यक्तिगत परिवार है। ये फर्क है दोनों में। अब ये परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य ब्रजभूषण जी को टिकट नहीं मिला है, उन्होंने भी तो अपने उस पर लिखा हुआ है मोदी का परिवार, और उसके लिए काफी आलोचना भी बीजेपी को झेलनी पड़ी अपने विरोधियों की। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ब्रजभूषण पे आता हूं पहले, लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके का पर्सनल अटैक पीएम पर कर दिया था परिवार को लेकर, कि ये अपनी पत्नी का नहीं है, ऐसा वैसा, तो उसी का वजह से मोदी का परिवार, वो कैंपेन वहां से शुरू हुआ और उल्टा पड़ गया, जो हाँ आरजेडी के लिए उल्टा पड़ गया। ये बड़ी चिंता की बात थी। और जहां तक रही ब्रजभूषण शरण सिंह की बात, तो 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। श्रावस्ती सीट के बगल की सीट है कैसरगंज, श्रावस्ती, कैसरगंज, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, ये आसपास की सटी हुई सीटें हैं पूर्वांचल की। इस इलाके में मेरे ख्याल से 6 या 7 बार के एमपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट, हाँ सपा से भी रहे हैं वो। हाँ, तो ये न सिर्फ उस पार्टी, उस जगह पे उनका दबदबा है, बल्कि बड़ी संख्या में उनके वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं, वोकेशनल कॉलेजेस चलते हैं। वहाँ पर जितना यूथ वहाँ पर रहता है उस इलाके में, मैं ये मान ही नहीं सकता कि किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर, हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह की किसी न किसी संस्था से ना जुड़ा हो, या तो पढ़ता होगा या पढ़ाता होगा या काम करता होगा। वहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रजभूषण का कॉलेज है, जो बच्चा कहीं नहीं पास हो वहाँ पास हो जाता है। वो अलग बात है, वो आप चीटिंग माफिया पे आ गए, उस पर बाद में किसी और दिन बहस कर लीजिएगा। आज ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है, या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट, जब आप 290 में से 110 टिकट काट सकते हैं, तो ये टिकट क्यों नहीं काटा जा रहा? किस बात के? हाँ, नंदिनी उनकी माता जी का नाम है, नंदिनी जी के, हाँ उनकी माता जी का नाम नंदिनी, उन्हीं के नाम पर पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट उन्हीं के नाम से। तो क्यों बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं काट रही है? ये असली बहस का मुद्दा है
क्या बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई उसके मन में प्लान चल रहा है? जो बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं कि पहले 2 चरणों का मतदान हो जाए उसके बाद अनाउंस करेगी, क्योंकि पहले 2 चरणों में सबसे अधिक सीटें हैं, 102 और 88। मेरे ख्याल से 190 सीटें 543 में से निपट जाएंगी और ये 190 में बीजेपी का अच्छा खासा पैठ है। ये अच्छी खासी बीजेपी सीटें जीत के आई है। और कैसरगंज की सीट हो या बनारस की सीट हो, इसका चुनाव 6ठे और 7वें फेज में है। ये बिल्कुल 25 मई और 1 जून की जो सीटें हैं वहां पर है, तो उनके पास टाइम भी है अभी अनाउंस करने के लिए। तो क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस मंच के जरिए कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट का अनाउंसमेंट सेकंड फेज की पोलिंग के बाद होगा? यानी 19 के बाद कब है पोलिंग? मेरे ख्याल से 24-25 26 अप्रैल के बाद अनाउंस होने वाला है क्या नाम? करना ही पड़ेगा क्योंकि 25 मई को नॉमिनेशन डेट पे शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन नहीं तो नॉमिनेशन का आखिरी डेट कब होगा? आखिरी 6 फेज का देखिए सेकंड फेज भी खत्म हुआ। हाँ तो मैं मतलब लेट्स सी डेट खत्म होने की डेट नहीं ना, आखिरी दिन का आखिरी घंटा भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ मतलब ये उस चीज का इंतजार हो रहा है क्या? और दूसरी चीज कि भाई जब आप इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जब वीके सिंह की क्या गलती थी आपने टिकट काट दिया? फॉर एग्जाम्पल किरण खेर की क्या गलती थी आपने टिकट काट दिया? ऐसे कईयों के नाम हम ले सकते हैं, 110 के नाम है अपने पास। तो भाई ब्रजभूषण शरण सिंह की क्यों टिकट नहीं काटा जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो आसपास की जो 6-7 सीटें मैंने आपको गिनाई शुरू में, उन पर क्या प्रभाव है। उसमें अयोध्या की सीट भी आती है, उसमें गोरखपुर की सीट भी आती है, उसमें बस्ती की सीट भी आती है, उसमें बलिया की सीट भी आती है, गाजीपुर की सीट भी आती है। इन जगहों पर अगर मान लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज हो गए तो क्या चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा देंगे? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनकी कास्ट इन्फ्लुएंस रखती है वहां पर। और अगर उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो बीजेपी का जो ये राम मंदिर के नाम पर जो माहौल बनाया गया कि पूर्वांचल में और खासकर यूपी में जब हम 80 में से 63-62 सीटों पर हैं तो 64 तो हम 64 से बढ़ा के जो 70 ले जाना है हमको या 75 ले जाना है, तो वो कैसे पूरा होगा? अगर जो सिटिंग सीटें अगर हम वो हार गए, क्या इसका इंतजार हो रहा है? क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फेसबुक पर कुछ दिनों पहले की बात है कि ये बात ऊपर तक आई है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कैसरगंज से कटा या उनकी मर्जी के बगैर का टिकट दिया गया तो अयोध्या का चुनाव फंस जाएगा। अयोध्या वो सीट जहां पर बीजेपी ने राम मंदिर का अभी इनॉग्रेशन किया है, वो सीट मान लीजिए आप 350 सीटें जीत जाएं और अयोध्या हार जाए, क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? तो इसीलिए वो टाइम, क्या ये है वजह टाइम बाय करने की? ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेहरबानी है या ब्रजभूषण शरण सिंह से डराया जा रहा है? इसका जवाब आप इसी इलाके से आते हैं, मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए। पुण्येंदु, मैं इलाहाबाद नहीं तो नहीं, जाहिर से बात है कि जैसा आपने कहा कि चर्चा जो है इन 10वीं लिस्ट में 9 नाम आए, लेकिन चर्चा उसकी हो रही है जिसका अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि उस आदमी का पॉलिटिकल कद कितना बड़ा है। वो विवादों की वजह से भी है और उनके पास रिकॉर्ड की वजह से भी है कि जो आदमी 5-6 बार का सांसद हो और जिसका इतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेटवर्क हो, और खासकर वो न सिर्फ अपने समाज में, एक राजपूत समाज में तो उनकी पकड़ है ही है, दूसरे उसमें भी इवन मुस्लिम कम्युनिटी में भी उनकी एक पकड़ रही है। और अगर कोई आदमी अलग पार्टी से उससे जुड़ता है, इसका मतलब अपना पर्सोना उसका खुद का है, अपने खुद के व्यक्तिगत जनाधार है। वो सिर्फ पार्टी के ही नाम पर जीतने वाले, मोदी जी के ही नाम पर जीतने वाले नेता नहीं है, उनका अपना भी है। तो बीजेपी जो कि एक सीट की लड़ाई लड़ रही है, उसको है कि 80-0 हमें करना है, 80-0 का स्कोर करना है। लास्ट उनका जो 71 प्लस एलाइज के साथ 2 मिला के 73 का था, इस बार वो स्कोर 80 करना चाहते हैं। तो उस फैक्टर को जहां इनको नाराजगी मोल लेकर के उनको दिक्कत पड़ सकती है, तो हो सकता है कि बातचीत चल रही हो, सुलह चल रहा हो कि भाई नहीं कर लो, हम अगले में एडजस्ट कर देंगे, या विधानसभा चुनाव आएगा उसमें कर देंगे। क्योंकि पार्टी का है कि भाई उनको अगर टिकट देंगे तो एक मामला, क्योंकि अगर पार्टी इनके और इसमें ना पुण्येंदु, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब पहली लिस्ट बीजेपी की आई 195 नामों की और दूसरी लिस्ट है कुछ दिनों के बाद, तो ये बात बाकायदा मीडिया में बताई गई, एक्सपर्ट्स के द्वारा विश्लेषण किया गया कि जो लोग बड़बोले थे ना, जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बयानबाजी की, उनके टिकट कट रहे हैं। जैसे साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया, जैसे ये प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया। ये बाकायदा विश्लेषण के जरिए बताया गया कि जिन लोगों ने इंडिसिप्लिन का काम किया उन पर कार्रवाई की जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या डिसिप्लिन का काम किया, क्या इंडिसिप्लिन का काम किया, ये कौन तय कर रहा है? उनके ऊपर तो उनके शोषण के आरोप में महिलाओं को पेशी सबको हो रही है पता है, कोर्ट में पेशी चल रही है साई में उनके ऊपर, और इसलिए मुझे लगता है बीजेपी बच रही है, अभी बच रही है क्योंकि भाई उनके खिलाफ महिलाओं ने। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, हाँ हो सकता है कि मैं 100% गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे उस सीट पे। अब वो उनका परिवार लड़े, उनका बेटा लड़े, उनकी बेटी लड़े, उनका पड़ोसी लड़े, उनका चाचा लड़े, मुझे नहीं पता,
पर ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ना इन वर्तमान परिस्थितियों में मेरे ख्याल से दिन पर दिन दूर होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा सा इसमें यह है कि बीजेपी का जो डर है, जो आपने भी कहा, पुनेंदु जी ने, आपने भी कहा कि उनका जो आप बोल लीजिए, बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे आप। मैं आऊंगा फिर हाँ, तो जो पुनेंदु, नहीं, मैं ये बता रहा था, इसके बाद माइक मुझे ही दीजिएगा। आपने ये करके दर्ज करा दिया। तो बीजेपी का जो डर है कि अगर ब्रिजभूषण की बात हम नहीं मानेंगे, जो कि खबरें अंदर से चल रही हैं कि ब्रिजभूषण अड़े हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे। वो अपने अखाड़े में कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम ही कुश्ती लड़ेंगे, अखाड़ा हमारा, हम ही नहीं लड़ेंगे। ये क्या बात हुई? तो बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि इस पट्टे को भेजें या न भेजें। तो हमें लगता है कि ब्रिजभूषण भी बीजेपी के डर और कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी अगर बीजेपी, मुझे लगता है कि झटक दे कि नहीं, आपको हम नहीं लड़ाएंगे, और प्रधानमंत्री अगर एक मोरल स्टैंड लें, तो आजकल उनके मोरल स्टैंड का बड़ा रुतबा है, जिसमें कि बहुत से वोट ये हो जाते हैं। और रही बात राजपूत वोटों की, तो उनके पास उनसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का है। दुनिया के लिए योगी हैं, लेकिन राजपूत भी हैं और राजनाथ भी हैं, दोनों पूर्वांचल के ही हैं। हालांकि हमें लगता है वही कि एक एक वोट का जो सवाल है, या फिर अंदर कोई डर है। कई बार क्या होता है ना कि जब डर ज्यादा होता है तो आदमी दिग्विजय की बात ज्यादा करता है। तो हो सकता है कि उस स्थिति में उनको लगता होगा कि हम किसी तरह से, जो सर बोल रहे हैं कि किसी तरह ब्रजभूषण को मना लो, और जितना देर तक हो सके मनाते जाओ जब तक कि वो मान न जाए। और लेकिन अगर वो बीजेपी अंतिम में उनको टिकट दे भी देगी, तो मुझे यकीन है कि बीजेपी उसको भी डिफेंड कर लेगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को मतलब इस पे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर देना चाहिए। इसको बहुत ज्यादा खींचना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर ये बता रहे हो कि सारा वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिल रहा है, मोदी ही चेहरा है, बाकी प्रत्याशी मतलब मोहरा है, और औपचारिकता है, जो कि मोदी जी तो हर सीट पे लड़ेंगे नहीं। नाम पे भले आप उनके वोट मिल रहा है, लेकिन वो हर सीट पे तो लड़ेंगे नहीं। तो आपको 5 जो भी 400 जितने भी लड़ रहे हो आप, 450 उतने तो उतारने ही पड़ेंगे। तो एक सीट के लिए आपने इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? हमारे लिए तो अच्छा भाई, हमें अपने चर्चा करने का मौका मिलता है, कुछ मुद्दा मिलता है हमें, लेकिन बीजेपी के लिए क्यों एक सीट पे ऐसा सस्पेंस बना? हर लिस्ट आती है कि भाई उसका कैसरगंज, दूसरे का नाम लोग बाद में पढ़ते पूछते कैसरगंज वाले का क्या हुआ ये बताओ। तो इतना दिलचस्प बना दिया है उसको। तो मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर उनके लिए सही, हमको स्टैंड क्लियर करना है, भाई देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो। इतना उलझा के क्यों रखा है? दूसरी बात, और जो सीट्स की बात करें भाई, आगे 9 भी सीट हैं उसमें, तो किरण खेर का एक तो कट गया उसमें, उधर आपने उनको दिया चंडीगढ़ से आगे मंडी पे उनको दिया कंगना रनौत का, और इनका टिकट काट दिया, जबकि इनकी तबीयत भी तो खराब है। तबीयत कुछ खराब। अच्छा, तो इस वजह से ये हो सकता है। मैनपुरी वाली एक महत्वपूर्ण सीट है, इस पे हम लोगों ने बात नहीं की, क्योंकि उसमें जो समाजवादी परिवार की जो सबसे महत्वपूर्ण जो किला मैनपुरी है, जो तमाम उसके बाद भी अभी तक ढहा नहीं है, बीजेपी का कहना है कि इस बार हम वो भी ढहा देंगे। तो उन्होंने दांव लगाया है जयवीर सिंह ठाकुर साहब के उस पे। अभी तक क्या है कि शाक्य समुदाय से, हाँ, शाक्य समुदाय से बीजेपी उम्मीदवार उतारती रही है, और एक बार उन्होंने इनके अखिल जयवीर सिंह ठाकुर तो मुझे लगता है राजपूत हैं। नहीं, मुझे लगता है कि शाक्य नहीं है। वहाँ के वोट का समीकरण देख करके नहीं, राजपूत मतदाता भी वहाँ अच्छी संख्या में है। राजपूत वहाँ नहीं है, नहीं, राजपूत मतदाता है संख्या में। आप देख लीजिए, वहाँ राजपूत बहुत नहीं है, वहाँ यादव हैं, और यादव को टक्कर देने वाली जाति शाक्य है। जयवीर सिंह ठाकुर जहाँ तक मुझे याद है शायद राजपूत समाज से हैं, फिर भी एक बार कंफर्म किया जा सकता है इसको। आपने सवाल उठाया है तो अश्विन तब तक कंफर्म करते रहेंगे ये। हाँ, तो वो है बस, क्योंकि पिछली बार कन्नौज से हार गई थी ये डिम्पल यादव, उसके बाद उपचुनाव में नेताजी के निधन के बाद वो वहाँ से चुनी गई हैं, तो ये सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं बीजेपी वहाँ क्या कर पाती। कौशाम्बी में तो रिपीट किया, जैसे बताया, फूलपुर से प्रवीण पटेल को मिल रहा है। प्रवीण पटेल जो है पहले बसपा में हुआ करते थे, बसपा से 2007 में विधायक बने, फिर 12 में हार गए,
फिर उसके बाद उन्होंने मौके की नजाकत क्यों समझा, बीजेपी में आए। फिर 17 और 22 में ये फूलपुर विधानसभा से चुने गए। तो वहां से जो मौजूदा सांसद थी केसरी देवी पटेल, था कि उनका टिकट काट के शायद उनके बेटे जो दीपक पटेल पहले विधायक थे उनको मिलने की वाले, लेकिन उनको ना मिलकर बीजेपी ने इनको दे दिया। तो ये जो प्रवीण पटेल साहब हैं, इनके पिताजी भी पहले विधायक रहे हैं। तो परिवार का मामला यहाँ भी कुछ है। और फूलपुर सीट आप जानते हैं कि ऐतिहासिक सीट है, प्रधानमंत्री नेहरू रहे हैं वहां से, जनेश्वर मिश्रा वहां से सांसद रहे हैं, और सोनेलाल पटेल, काशीराम, ये सब लोग वहां से चुनाव लड़े और हारे भी। तो कई दिग्गज वहां लड़ने आए, हार गए। अतीक जीता वहां से। अतीक अहमद 2004 में सांसद बने, 2004 में वहां से सांसद बने। उसके बाद जो डिप्टी सीएम है यूपी के, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी वहां से सांसद रहे 2014 में। और 2014 में सांसद से बनने से पहले वो इलाहाबाद में उनको कोई बहुत ऐसे बड़े नेता के तौर पे ख्याति नहीं थी, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के बेसिकली उनकी राजनीति थी। लेकिन 4 में बने, उसके बाद उनकी किस्मत का ताला बुना, उनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 17 में बीजेपी चुनाव जीत गया। अचानक ही उनका कद बड़ा हो गया। तो अब तो वो बराबरी से सीएम के लिए कुर्सी की दावेदारी करते थे, लेकिन 22 के चुनाव जो विधानसभा की सीट वो हारे, थोड़ा सा उनका वो डेंट हुआ। वो बात नहीं रह गई जो पहले वो योगी जी से एकदम अपनी बराबरी की बात करते, इवन चुनाव में कहते थे कि भाई मुख्यमंत्री का तय नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। तो अब लोगों का कहना है कि वो अब इसी का शिकार हो गया था, वो उसकी सच्चाई नहीं मालूम। तो फूलपुर सीट इस हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण। एक जो मुझे चौंकाने वाली सीट लग रही है, इलाहाबाद की सीट पे जो नीरज त्रिपाठी के नाम का ऐलान हुआ है। केसरीनाथ जी के बेटे हैं, चूंकि केसरीनाथ जी खुद बहुत बड़े वकील थे और उनके बेटे हैं वो भी वकालत के पेशे में है, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं यूपी के। तो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव आदमी है नहीं वो। जिस मतलब शहर दक्षिणी के विधायक हुआ करते थे केसरीनाथ त्रिपाठी, तो कई बार के विधायक रहे, लेकिन वो बहुत सक्रिय आदमी नहीं। इसका मतलब बीजेपी को या तो 100% भरोसा है कि हम किसी को भी वहां उतारेंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी रीता जोशी थी, तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी का काट के एक ब्राह्मण दिए हुई। दूसरी सीटों पर आपने इलाहाबाद में अगर आपने वहाँ एक पटेल समाज से, कुर्मी समाज से दिया, तो एक कास्ट इक्वेशंस देने होते हैं, चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी का काटा है। इलाहाबाद भी एक ऐतिहासिक सीट रही है। अमिताभ बच्चन और हेमंती नंदन बहुगुणा का जो ऐतिहासिक चुनाव है वो सबको याद है। वीपी सिंह का चुनाव जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव वो बड़ा ही ऐतिहासिक उपचुनाव था। तो वीपी सिंह साहब वहां से रहे, प्रधानमंत्री देश के रहे, तो और उनका जन्मभूमि कर्मभूमि सब इलाहाबाद है। और तो के बारे में ना, हाँ मैं ले लूँ ना, कोई गुस्सा तो नहीं होगा ना आप? भूपा जी से डर लगता है शादी खराब हो जाएगी। एक चीज तो इलाहाबाद के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। इलाहाबाद में अब जो मैं तुरंत एकदम से दिमाग में कौन था, वो ये कि नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई हो रही है। नीरज त्रिपाठी वर्सेस उज्जवल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह के बेटे। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, कांग्रेस कोटे की सीट है। दोनों नेता केसीनाथ जी और रेवती रमन जी अपने दौर के बड़े नेता रहे, इलाहाबाद से बहुत बड़े नेता रहे। इनफैक्ट ऐसे नेता रहे कि सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, पूरे यूपी में उनकी छाप थी। इनफैक्ट दिल्ली तक भी उनकी छाप दिखाई देती थी। अब उनके दोनों के सुपुत्र इस बार आमने सामने होंगे, एक कांग्रेस से एक भाजपा से। नीरज त्रिपाठी वहां से होंगे और उज्जवल रमन सिंह यहाँ से होंगे। मुझे नहीं पता, मेरा इलाहाबाद जाना सिर्फ उतना ही तक सीमित है जितना एक टूरिस्ट जाता है, सैलानी जाता है, दर्शक के जाता है। इसीलिए ये मैं आप ही को दे रहा हूँ भूपा जी। पूछिए, एक सवाल पूछिए। आप ही पूछिए। आप ये बताइए कि इलाहाबाद में आपको क्या लगता है दोनों उम्मीदवारों में? नहीं, उम्मीदवार के तौर पे मैं कहूंगा, देखिए ये भी फूफा बन रहे हैं। देखिए, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं पिछली की। तमाम कद्दावर वहां से, मुरली मनोहर जोशी कई बार के वहां सांसद रहे, मानव संसाधन मंत्री, विकास मंत्री थे। लेकिन 2004 का जब चुनाव था और एक बड़े चेहरे थे, तब यही रेवती रमन सिंह ने उनको हराया था। रेवती रमन सिंह ने हराया। फिर 2009 में यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो बनारस चले गए अपनी सीट छोड़ करके। फिर रेवती रमन सिंह दोबारा सांसद बने, लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी ने वो सीट जीती। लेकिन उनके बेटे जो हैं, क्योंकि रेवती रमन सिंह कम से कम मुझे लगता है 8 बार के सांसद रहे हैं, और वो जिस जाति समुदाय से आते हैं इलाहाबाद लोकसभा में, उसका कोई वो नहीं है। वो भूमिहार समाज से आते हैं, वो भूमिहार समाज का कोई ज्यादा वो नहीं। लेकिन उनका जो खासकर जो इलाहाबाद की जो सीट है उसमें शहर दक्षिणी एक सीट है। इसके अलावा बाकी जो सीटें हैं वो जमुना पार कहलाता है इलाका। इलाहाबाद का जो एक इलाहाबाद मतलब शहर, जमुना पार और गंगा पार, ये इलाके उसको 3 पार्ट में कर देंगे। तो ज्यादा जमुना पार जो बेल्ट है वो रूरल इलाका है मेनली। तो वहाँ ग्रामीण वोटर्स में उनकी अपनी पकड़ है। और एक पुराना जो जमाना होता है, जो बड़े स्टालवर्ट नेता हुआ करते थे ना, वो एक जमाने में आपको भी पता है कि बोलने से नौकरियां लगवाते थे नेता। हजारों हजार बड़े नेताओं ने नौकरियां देते थे।
तो कहा जाता है जमुना पार में मतलब उन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां की है या ट्रांसफर पोस्टिंग। पहले क्या होता था, नेताओं से लोग इस तरह के काम बहुत एक्सपेक्ट करते थे। अब वक्त बदला है, लेकिन एक जमाने में ये छोटी छोटी चीजें बहुत, किसी का ट्रांसफर है, किसी का वो है। तो रेवती रमन सिंह उस तरह की राजनीति कि वो उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कई बार के मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, मुलायम सिंह सरकार में मंत्री थे, तो उनका एक रसूख भी रहा है। पुराने ने 8-9 बार के विधायक रहे, फिर सांसद रहे, लेकिन उनके बेटे वो उस विरासत को संभाल नहीं पाए। उज्जवल रमण की मैं बात कर रहा हूँ, वो कई बार विधानसभा चुनाव भी हारे, एक बार जीते जहां तक मुझे याद है। तो लोकसभा, चूंकि कांग्रेस के पास वहां अपना कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, उज्जवल रमण सिंह बेसिकली समाजवादी पार्टी से आते हैं, तो कांग्रेस को वो सीट मिली। लेकिन ये अगला सवाल मन में है कि नहीं, उज्जवल रमन सिंह जो हैं वो कांग्रेस में ही टिकेंगे या सपा के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस में आके सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी? मुझे लगता है वो कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं खाली, और वो अब आगे, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा यूपी में कोई ऐसा भविष्य दिखता नहीं इस है। सवाल का उत्तर होगा कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर कांग्रेस में बने रहेंगे, क्योंकि दल बदल विधेयक, दल बदल कानून के तहत वो अकेले इतने दमपत होंगे नहीं, 2/3 तोड़ कर ले जाए समाजवादी पार्टी में, तो बने रहेंगे। ये है कि दिल इधर होगा दिमाग उधर होगा, जैसा कुछ है। तो मुझे लगता है देखिए, ये सीट कांग्रेस ने या तो अपनी इमोशनल उसकी वजह से, क्योंकि जो फर्स्ट फैमिली है, नेहरू जी की जन्मभूमि कर्मभूमि सब वो, हाँ, तो इस वजह से उन्होंने ये सीट इमोशनल उसमें अटैचमेंट के तहत ली होगी। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई बहुत वर्चस्व उस ढंग का वहां बचा नहीं है। अब कांग्रेस के जो नेता थे भी, वो भी अब उन्होंने पाला बदल लिया। तो जैसे अशोक वाजपेयी फैमिली, अब उनके बेटे भी जो वो बीजेपी से 2 बार के एमएलए हैं, तो वैसा कोई कांग्रेस का कोई मजबूत, अगर आप इलाहाबाद से कोई नाम आपको याद आ रहा हो, मैं तो वहां का मुझे ही नहीं याद आ रहा कि कोई बड़ा नाम मैं बता सकूं आपको कि कांग्रेस के ये बड़े नेता इलाहाबाद से हैं। पर खूब कमेंट आएंगे आपको इस लाइन पे, तमाम आपके ये भी बताऊं कि इसको दे दो यार, शुरू के बाद बोला ही नहीं है ये। तो अंतिम में तो यही भाषण देंगे ना। बस ये कह रहा था कि इस समय जो हर पार्टी का अपना कोर वोट होता है, जैसा एक बनता है। बीजेपी के लिए सवर्ण कोर वोटर हैं, लेकिन जिसमें ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं और वैश्य भी, भूमिहार भी हैं, बनिया तो पूरी तरह से। तो जैसे इंदिरा गांधी बोलती थी बीजेपी को कि ये बनिया जनता पार्टी है, हालांकि वो ब्राह्मण छोड़ देती थी, खुद ब्राह्मणों का वोट उनको मिलता था। उत्तर प्रदेश या पूरे देश में ही ब्राह्मण और राजपूत, ये दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी एक प्रतिद्वंदिता चलती है। हमको लगता है जो उत्तर प्रदेश, जो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की कम से कम राजनीति को समझ पाते हैं, कि अगर वहाँ पर कैसरगंज में इनका ब्रजभूषण शरण के टिकट का पंगा क्यों फंस रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं देती है बीजेपी, तो राजपूतों के बीच ये संदेश जाएगा कि देखो टेनी को तो आपने दे दिया था टिकट, उन पर भी कोई कम मामले नहीं थे। टेनी कौन, मिश्रा जी? हाँ, पंडित थे जो। हाँ, आशीष मिश्रा पूरी बात बोलिए ना। अच्छा, हाँ, अजय मिश्रा टेनी। और टेनी से समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं, जब तक मिश्रा नहीं बोलेंगे तब तक वो सिंह नहीं सुनाई देगा। हाँ, तो ये मिश्रा और सिंह की जो लड़ाई है, क्योंकि इस तरह की चीजें यूपी में और बिहार में, ये दोनों में बहुत ज्यादा चलने को, तो राजस्थान और गुजरात तक चल रहा है, तो पूरा देश इस मामले में जबरदस्त चल रहा है। तो सारे फूफा जी बोल चुके हैं, सभी लोग। अब बुआ जी की बारी है। किसी का मुंह नहीं फुला है, तो आज बुआ जी कम बोलेंगे। तो शो समाप्त करते हैं कि आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।